हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ईजे क्लासेस में। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। और आज मैं लाई हूं आपके लिए नया टॉपिक जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। आई होप आपको मेरी वो वीडियो अच्छी लगी होंगी। और अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक और मेरी बाकी पिछली सभी वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जल्दी से जाइए, उन लिंक पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए, उन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे सभी डिपार्टमेंट के लिए, हमारे सभी लेवल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच और सभी हमारे मैनेजमेंट के लेवल्स के बीच, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच अगर कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं होगा तो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी लेवल, कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, मैं उसी एग्जांपल को रिपीट करती हूँ। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। अब देखिए, हमारा जो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला कि उसे 500 यूनिट सेल करनी है। तो वो ऑर्डर वो सेल्स डिपार्टमेंट तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसे अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगी कि हाँ, उसको सेल करने के लिए 500 यूनिट उसको मिल जाएगी, या उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलरेडी 500 यूनिट प्रोड्यूस हो चुकी हैं जो वो सेल कर सकता है। तो जब तक हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 500 यूनिट प्रोड्यूस है या अवेलेबल है, तब तक सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तब तक अपने सेल्स डिपार्टमेंट को आंसर नहीं दे पाएगा जब तक वो अपने परचेज डिपार्टमेंट से नहीं पूछ लेगा कि उसकी जो प्रोडक्शन होनी है यूनिट्स की, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट ने प्रॉपर रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी सेल्स को प्रोड्यूस कर पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। तो जब तक अब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक वो सेल्स डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन नहीं दे पाएगा। इसी तरीके से हमारे सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं, और सभी के बीच में एक लिंक होना, एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम सही तरीके से कर पाए, सही समय पर कर पाए। तो हमारा कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैनेजमेंट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारे को कोऑर्डिनेशन की अपने मैनेजमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन कि क्या ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की, क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। आइए अब हम जानते हैं उसके बारे में। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। अब देखिए, अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा अगर, तो उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होगा वो लेस होगा, बहुत कम एम्प्लॉयज़ होंगे जो उसमें काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है तो उसमें 2, 4 या फिर 3-4 लोग होंगे जो काम करेंगे। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो लार्ज है या कहीं तो बिग है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के। और जितने ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। अब देखिए, अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ बड़ा है, उसका साइज़ लार्ज है, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग लेवल्स होंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड होंगे। अब हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक लेवल को एक दूसरे से लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, सही तरीके से कनेक्ट नहीं करेगा, सही तरीके से लिंक नहीं करेगा, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके बीच में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करने में। तो हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो लार्ज है, तो वहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन ही ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, सभी डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से लिंक करने में, कनेक्ट करने में, सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को, सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी लेवल्स को। तो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन हमारा हो सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही मैटर करता है, कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि वो अपनी सभी एक्टिविटीज़ को सभी एम्प्लॉयज़ सही तरीके से परफॉर्म कर सकें, एक दूसरे से लिंक कर सकें, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से सभी इंफॉर्मेशन मिल सके, और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने में या किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें इजीली अचीव कर सके। तो कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ज़रूरी होता है हमारे ग्रोथ इन साइज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोजीशंस पे डिवाइड होते हैं, और एक डिपार्टमेंट जो होता है या एक फंक्शनल डिपार्टमेंट जो होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ का काम भी, एक डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का अलग होता है। आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, जो एम्प्लॉयज़ सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें परचेज डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा, उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा कि परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होगा, अपनी सेल से काम होगा। पर अगर हमारा सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से सही तरीके से लिंक नहीं करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे लेवल्स हैं, कि उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन सही तरीके से वो सब आपस में नहीं करेंगे, लिंक एक दूसरे से सही से नहीं करेंगे, और इन्फॉर्मेशन अगर सही टाइम पे सही तरीके से एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच, डिपार्टमेंट्स के बीच, लेवल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए, कम करने के लिए जो हमें हेल्प करता है वो करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक लिंक बनाने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन, ताकि सभी तरह की इंफॉर्मेशन इजीली एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सके, शेयर कर सके, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इजीली लिंक बना सके, और सभी डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से कर पाएँ, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के और बिना किसी प्रॉब्लम के,
वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव कर पाए। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने के लिए वो अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है, लॉज को संभालने के लिए लॉयर को अपॉइंट करती है, और अपनी सेल्स को संभालने के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट को संभालने के लिए वो सेल्स मैनेजर को अपॉइंट करती है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करती है तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट के, वो किसी की भी राय लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के, उन सभी के बीच में मतभेद होने के। तो ऐसे टाइम पे उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ही होता है जो उन सभी स्पेशलिस्ट को एक दूसरे से सही तरीके से लिंक करता है, कोऑर्डिनेट बनाता है, ताकि उन सभी के बीच में किसी भी तरीके का ना तो कोई मतभेद हो, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, और सभी लोग अपना काम अपने एक्सपर्टाइज के साथ, अपने एफिशिएंसी के साथ, अपने इफेक्टिव तरीके के साथ काम कर सकें और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी फंक्शन हमारे एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उन सभी के बीच एक सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की नीड होती ही होती है। किस लिए? सबसे पहले ग्रोथ और इन साइज़, कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ बड़ा है तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा होंगे, और अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस डिवाइड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, और उन सभी डिपार्टमेंट के बीच में लिंक बनाने का काम जो करता है वो करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सभी स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपनी के लॉज एंड रेगुलेशन संभालने के लिए लॉयर्स होते हैं, हमारी कंपनी का अकाउंट संभालने के लिए सीए होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं जो अकाउंट संभालते हैं। तो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि वो सब मिलके कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें और हेल्पफुल रहे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्टिविटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इजीली अचीव कर पाए बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। ये थी हमारी नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो आइए चलते हैं अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब देखिए हमने जान लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है यूनिटी ऑफ एक्शन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो एक यूनिटी बनाता है हमारे सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि वो सभी एम्प्लॉयज़ मिलके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी मिलके एक यूनिटी के साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करें, एक यूनिटी बना के, एक ग्रुप बना के, एक ग्रुप के साथ एक ग्रुप एफर्ट लगा के वो यूनिटी के साथ अपने जितने भी काम है उनको करें, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें और कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया, उतने ही चांसेस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के, हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने के। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उन सभी के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको वो अवॉइड कर सके और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक यूनिटी के साथ काम करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी तरीके का मतभेद किसी भी डिपार्टमेंट के बीच, किसी भी लेवल के बीच, किसी भी एम्प्लॉय के बीच क्रिएट ना हो पाए। उसके बाद हमारा आता है इम्प्रूव्स रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़। अब देखिए, हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक लिंक बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारे डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशन जो होता है वो क्रिएट होता है और हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को कि वो एक दूसरे से लिंक कर पाएँ, एक दूसरे के साथ थोड़ा सोशलाइज हो पाएँ और अपनी जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से शेयर कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, जिससे उनके जो रिलेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में वो बिल्ड होते हैं, बिल्डअप होते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच, हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच रिलेशन इम्प्रूव करने में। उसके बाद हमारा आता है अचीव गोल्स। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, उन सभी को अचीव करने के लिए ही हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है कि वो सभी एम्प्लॉयज़ एक यूनिटी के साथ बिना लड़े अपने रिलेशन को इम्प्रूव करते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और अपने जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उन दोनों को अचीव कर सके। उसके बाद आता है हमारा हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए, मोरल का मतलब होता है कि हौसला अफजाई करना, या कहीं तो मोटिवेट करना, या कहीं तो उन सबके बीच में एक ऐसी हार्मोनी क्रिएट करना कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मोटिवेशन है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा बिल्डअप रहे। कोऑर्डिनेशन हमारा हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच मोराल क्रिएट करने में कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहे, जो उनका हौसला है वो हमेशा बढ़ता रहे और कभी भी वो डिमोरलाइज फील ना करें, पॉजिटिव फील करें और अपने काम को वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाए। तो हमारा कोऑर्डिनेशन हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि यूनिटी ऑफ एक्शन वो परफॉर्म करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूनिटी के साथ ग्रुप बना के अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सभी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का मतभेद ना हो, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। उसके बाद हमारा आता है इम्प्रूव्स रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशन इम्प्रूव हो, एक रिलेशन बने, ताकि वो अपने अच्छे रिलेशन बनाएं और एक कोऑर्डिनेशन के साथ, एक कनेक्शन के साथ अपने सभी एक्टिविटीज़ को, सभी काम को अच्छे तरीके से, सभी फंक्शंस को परफॉर्म करें। उसके बाद आता है हमारा अचीव गोल्स। कोऑर्डिनेशन हमें हेल्प करता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं अपने लिए, उन्हें अचीव कर पाए। उसके बाद वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई मोरल एम्प्लॉयज़ के बीच क्रिएट करता है, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एक मोटिवेशन बनाए रखता है हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अपना काम, अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाएँ, अपने हर एक फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ये थे हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमने आज पढ़ी। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच, हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच, हमारे लेवल्स के बीच,
ताकि सभी डिपार्टमेंट, सभी लेवल, सभी एम्प्लॉयज़, इन सभी के बीच में एक लिंक बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक कनेक्शन बना रहे और एक अच्छे रिलेशन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्रिएट करें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने जाना आज नीड एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा एक केस स्टडी निकल आती है, या कहूँ तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसके ऊपर ज़रूर आता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट में हर एक टॉपिक, हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से बहुत ही लिंक होता है। तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ये जानना, ये समझना कि कौन से कॉन्सेप्ट से या कौन से टॉपिक से हमें ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि सभी टॉपिक्स एक दूसरे से इतने लिंक होते हैं, इतने कॉमन होते हैं कि उनमें डिफ्रेंसिएशन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़रूर हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डीपली पढ़िए और अच्छे से समझिए। और अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। और मुझसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ हम बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी नॉलेज शेयर करते हैं, जो आपको अपने हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या वो स्कूल लेवल एग्ज़ाम है या वो कॉलेज एग्ज़ाम है, उसमें आपको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोस पे कमेंट करके आप अपने व्यूज़ को बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, या कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हूँ आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अब बहुत सारी नॉलेज शेयर करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। और स्टे सेफ एंड तब तक के लिए बाय।